मीडिया मित्रों का आप पार्टी को अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे सिरसा जिला की आन बान और शान सदैव हम मार्गदर्शन करते रहने वाले प्रोफेसर गणेशी लाल जी, उन सब पूर्व राज्यपाल, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, अनुशासन समिति के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, मैं उनका भी भाजपा परिवार राष्ट्रीय भाजपा परिवार की तरफ से और मीडिया मित्रों की तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूँ कि आज संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने वाला 25 जून के बारे में जो कांग्रेस ने उस वक्त जो काला अध्याय लिखा था उस विषय पे आज मीडिया से रूबरू होंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ प्रेस साहब से कि आपसे रूबरू होंगे। सबसे पहले तो हृदय से आपका आभार, अभिनंदन। मेरे पड़ोस में हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष हैं, पिताश्री भी जिनके जिला अध्यक्ष हैं, महामंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ श्रेष्ठ वंदनीय भगिनी और बंधु यहाँ उपस्थित हैं, उनका सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम जब जानते हैं कि अपने देश के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जो रहे, उन्होंने गीतांजलि लिखा, जनगण मन अधिनायक जय है ये भी लिखा। लेकिन इमरजेंसी के राज में जन और गण और मन, जनतंत्र, गणतंत्र और मनतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई षड्यंत्र के द्वारा। न जन रहा, न गण रहा, न मन रहा, और ऐसे घोष लगने लगे कि इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नारा था। जनतंत्र भी लुप्त, गणतंत्र भी लुप्त और मनतंत्र भी लुप्त। ये मनतंत्र क्या होता है? जनतंत्र, गणतंत्र हम सब जानते हैं, रिपब्लिक डे, डेमोक्रेसी, उसका स्थान अधिनायक ने ले लिया, डेमोक्रेसी का स्थान डिक्टेटरशिप ने ले लिया, तानाशाही ने ले लिया, लोकशाही, लोकतंत्र, लोकराज खत्म हो गया, लोक लाज खत्म हो गई, और एक षड्यंत्र चला जिसको आप पॉलिटिकल करप्शन भी कह सकते हैं, कनिंगनेस, क्लेवरनेस, धूर्तता, चालाकी, चतुरता, ऐसा षड्यंत्र बुना गया कि जो मनतंत्र होता है, जो आधार है दिव्य प्रेम का और दिव्य संगीत का, कॉस्मिक म्यूजिक का और कॉस्मिक लव का, वह प्रेम भी धराशायी हो गया और संगीत भी धराशायी हो गया। आप जैसे बंधु जो प्रेस में काम करते हैं, प्रेस को भी क्रॉल करने पर, रेंगने पर मजबूर कर दिया गया उस समय। उसकी है कि इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल पेज होता था, ब्लैंक छपता था, उसमें वो कुछ नहीं छाप पाते थे, लेकिन कुछ सियाने व्यंग्यकार अच्छे थे। मुझे ध्यान है, अब्बू का एक कार्टून मैंने उन दिनों देखा। देश के उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बाथटब में नहा रहे हैं और तुरंत नॉक करके एक आदमी अंदर जाता और उनसे दस्तखत कराता, जैसे कि इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करवाने, और वो चित्र छपा। ऐसा भी दृश्य देखने को आया और उनको कहा गया, अबू को, कि आपने देश के राष्ट्रपति का अपमान किया। उन्होंने कहा, मैंने अपमान ना किया, मैंने तो उनका स्वागत किया कि देखिए बाथरूम में नहाते समय भी लोग काम करता है। इतना अनुशासन पर्व आ गया ये इस इमरजेंसी का, आपातकाल जो है अनुशासन पर्व बन गया। बड़े बड़े संत लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े संत लोग भी बोलते थे ये अनुशासन पर्व आ गया है। अनुशासन, राष्ट्रपति का अनुशासन, संतों का अनुशासन, प्रेस का अनुशासन, इस प्रकार की बात कही जाने लगी। लेकिन देश के अंदर से हम सब जानते हैं आपस में जो बोलचाल थी, गीतांजलि की लाइनें ध्यान में होंगी, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic holes, where the words come out from the depth of heart, दिल की अंतर गहराइयों से जहाँ शब्द निकलते हों, जहाँ आदमी का मन बगैर किसी डर के हो, जहाँ आदमी स्वाभिमान से अपना सिर ऊपर कर चल सके, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ पर तर्क वितर्क बातचीत की बात वो मरुस्थल में ना पहुँच गई हो। ये सारी की सारी बातें जो गीतांजलि में लिखी गई थी, ऐसा लगता था कि नोबेल प्राइज विनर का जो स्वप्न था भारत के बारे में, उस स्वप्न को भी धराशायी कर दिया गया इस इमरजेंसी ने, आपातकाल में। कैसे कैसे डर थे उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
इतना भयानक डर था कि कोई आदमी दूसरे से बातचीत करते समय भी घबराता था। अगर बातचीत करता था तो चाटुकारिता के आधार पर करता था, फ्लैटरी के आधार पर करता था, डर के मारे करता था। और जहाँ भय रहता है वहाँ संगीत कैसा, वहाँ प्रेम कैसा। इसलिए आप कह सकते हैं प्रेम की गंगा सूख गई थी। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, बातचीत की बात सब समुद्र में, सब मरुस्थल में पहुंच गई थी। ऐसा उस समय का समय था कि उस समय जिन लोगों ने सत्याग्रह किए, गिरफ्तारियां दी, पीड़ाएं सहली, दुनिया भर के जुल्म सहे, उसका कल्पना नहीं कर सकते आप लोग तो शायद उसमें छोटे बच्चे रहे होंगे, 10-12 साल के ज़्यादा से ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ तक मनीष का आप बैठा है, ये तो माँ के गर्भ में था। 75 में, 76 में इसका जन्म हुआ। उस समय तो स्वागत करने के लिए जो सत्याग्रह करते थे, उसका स्वागत करने के लिए भी कोई आता नहीं था, उपस्थित होता। और मनीष की माता जी आती थी और मनीष उसके पेट में था और पुलिस वाले कहते थे इसका पेट पे लात मार कर इसको गिरा दो। तो माँ ने इसका नाम इसलिए मनीष रख दिया। मीसा उस समय ज़्यादा चलता था, इसलिए इसके नाम की उत्पत्ति भी उस इमरजेंसी के कारण ऐसे हुई। तो इमरजेंसी का जो पीरियड था इतना भयानक था कि मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, पड़ोसी मेरे दोस्त थे, प्रोफेसर थे कॉमर्स के, WC कर, आज भी जिंदा, उनके दोनों बच्चे विदेश में हैं। उसके ऊपर मीसा लगा के गिरफ्तार कर लिया। शायद हिंदुस्तान का वो पहला गिरफ्तारी थी, डिटेंशन थी, विच वॉज नॉट कन्फर्म्ड। लोगों में हाहाकार मच गया कि इसको क्यों पकड़ लिया, प्रोफेसर का दोस्त है इसलिए इसको पकड़ लिया। चलो मेरे घर से पुस्तकें ले गए, मेरी लाइब्रेरी से पुस्तकें उठा ली, रोड़ी बाजार के आज भी शांति निवास 1975 लिखा हुआ कार्यालय को सील कर दिया, बुक्स निकाल ली गई। जहाँ सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू, वहाँ पर लाकर पुस्तकें जला दी गई, बर्न कर दी गई, पीटा गया, मारा गया। वो सब आपके ध्यान में, सब आप पढ़ते हैं, सब ध्यान में, जो आप पढ़ते हैं ध्यान में, वो सब का बराबर सब हुआ। यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी का राज था। उस समय संजय गांधी, बंसीलाल, ऐसे 3-4 नाम चलते थे, इनके नारे चलते थे। और जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, सबको ऐसा लगता था हरियाणा के अंदर चौधरी बंसीलाल जी संभाल लेंगे। और उन्होंने सब, जैसे मोरारजी देसाई, राजनारायण, सब हमारे साथ जेल में थे। और आश्चर्य की बात नहीं कि जो पार्टी का कोई संविधान नहीं, मैनिफेस्टो नहीं, कुछ भी नहीं, जेल में बनी, उस पार्टी ने फिर कांग्रेस को डिफीट कर दिया। इंदिरा गांधी राजनारायण से चुनाव हार। मतलब कितना बड़ा सेटबैक। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे देश के अंदर, पर्टिकुलरली उत्तर भारत में, तो कांग्रेस का नाम ही नहीं आया सीट का। और कांग्रेस भी खूब बुरी तरह से टूटी, केवल विपक्ष नहीं टूटा, कांग्रेस भी बुरी तरह से टूटी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी हारी, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, गुजराल प्रधानमंत्री बने, चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। सबके मतलब कांग्रेस भी बहुत बुरी तरह से टूटी थी। देवराज अरस ने भी अपनी पार्टी बनाई, मदर ऑफ सिंधिया ने भी अपनी पार्टी बनाई। केवल ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की जनता, लेकिन हिंदुस्तान की जनता की मोहब्बत से पलने वाले सभी लोग, उन्होंने अपने अपने दल बनाए। जगजीवन राम जी ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, फिर उसी का राज हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। अर्थात मेरे कहने का मतलब वो पीरियड जो था, आप कह सकते हैं टेररिज्म का था, आतंकवाद का था। आजकल आतंकवाद का नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस खत्म की जा रही है, कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए, ऐसा विपक्ष पर दोष लगाते हैं, सरकार में, रूलिंग में दोष लगाते हैं। वास्तव में कांग्रेस को मुक्त करने वाली तो कांग्रेस ही है। दूसरा कौन मुक्त कर सकता है? आपके ऊपर कौन प्रहार कर सकता है? जब तक कि आप अपने ऊपर प्रहार ना करें। आपका अपना ही स्वत्व खत्म हो गया, आपका अपना ही स्वधर्म खत्म हो गया, स्वकर्म खत्म हो गया, आपकी ही कल्पना आपके बारे में खत्म हो गई, तो दूसरा क्या कर सकता है? इसलिए उस समय का जो पीरियड था, आतंकवाद का पीरियड था। प्रेम समाप्त हो गया था, प्रेम की गंगा सूख गई थी, बातचीत की गंगा सूख गई थी, संगीत की। आप सब जानते होंगे, द माइंड ऑफ ऑलमाइटी, द माइंड ऑफ गॉड आदिशक्ति इज कॉस्मिक लव एंड कॉस्मिक म्यूजिक। ये दिव्य संगीत और दिव्य प्रेम है। वो माइंड ही खत्म हो गया, माइंड बहने रहने लग गया, इसलिए दिव्य संगीत कहाँ से आएगा? वह प्रेम शून्य था, सत्य शून्य था, करुणा शून्य था। सत्य और प्रेम और करुणा से विहीन उस समय का पीरियड था मोटे तौर पर। उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ा। लेकिन जो विपक्ष में जिन्होंने सहा, पर्टिकुलरली RSS के लोग और शिरोमणि अकाली दल के लोग, उस समय ज़्यादातर जेल में थे। पंजाब उस समय ज़्यादा जेल में था, हरियाणा में, पूरे देश में संघ के लोग सब जेल में थे, छोटे छोटे कार्यकर्ता हम सब लोग थे। हमारी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, 64 में प्रोफेसर लगे थे, 33 साल के थे। हम सब लोग डंके की चोट से सत्याग्रह करके जेल में जाते थे, जेल में गए थे और बड़ा मस्ती में रहते थे, खूब अच्छे से गुजारते थे। और हमको ये विश्वास था
कि हर हालत में लोकतंत्र की, लोकशाही की, लोकराज की स्थापना होगी, लोकराज फिर से आएगा। और ऐसा हुआ। गुरुजी, जेल में नहीं थी। जेल में मैनुअल के हिसाब से एक आदमी को जितना मिलना चाहिए खाने पीने के लिए वो मिलता था। लौंगरियों के साथ मिलकर हम भोजन बनाते थे और अपना खाते थे। और फिर कुछ दिनों के बाद तो थोड़ा सा, क्योंकि जुडिशरी उस समय इतनी काबू में नहीं थी, इंदिरा गांधी को सुपरसीड करना पड़ा था, ए एन रे को बनाना पड़ा था चीफ जस्टिस। मुझे आज भी ध्यान में है, उड़ीसा के चीफ जस्टिस रहे थे आदर्श गोयल, हमारे सबके सो लड़ते थे उस समय, वो चीफ जस्टिस बने। और अभी एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी चेयरमैन रहे हैं आदर्श गोयल, वो हमारे केस लड़ते थे उन दिनों। सरसा के अंदर बाबू मुलगर जी कांडा थे और ओम प्रकाश जी वकील थे, ऐसे कुछ वकील थे जो केस लड़ते थे। लेकिन जुडिशरी फिर भी जुडिशरी थी। हमारे कहा जा रहे इनके हाथ की हथकड़ियाँ खोलो, इनको खाना वाना खाने दो यार आराम से, ये कोई भगने वाले लोग हैं क्या। तो जज जो है पुलिस को भी धमकाते। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि पूरा देश ही जेल में था, आप पैदा होते तो आप भी जेल ही में थे, आप बाहर रहकर जेल में थे, हम अंदर जेल में थे। बल्कि अंदर वाले ज़्यादा कंफर्टेबल थे, अंदर बाहर वाले ज़्यादा दुखी थे। बाहर वालों को मालूम नहीं कब कौन क्या पकड़ के ले जाएगा, लेकिन अंदर वाले तो कंफर्टेबल थे उस समय। लेकिन इस तरह कुल मिलाकर संघ के लोगों ने और पार्टिकुलरली शिव अकाली दल के लोगों ने खूब उसमें भाग लिया। और आपने उस दौरान आप और आपकी जो वाइफ, मैं इस समय बैठा हूँ, दूसरे क्षण में ये भूतकाल बन जाए और आने वाला क्षण भविष्यकाल बन जाए। नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि मेरा ऐसा ऐसा होगा, मैं ऐसा ऐसा करूँगा, आप ऐसा ऐसा करेंगे। नोबडी कैन प्रिडिक्ट, कोई कर नहीं सकता। ये इल्यूशंस हैं, भ्रम है, इसलिए कोई कल्पना नहीं होती। लेकिन ये सच है कि एक पुलिस वाले ने जब कहा, वो स्वागत करने के लिए, हाथ पहनाने के लिए जो जातियाँ खड़ी थी कि इसके पेट में लात मार के इसका बच्चा गिरा दो, तो एक अच्छा कोई पुलिस वाला होगा, एसपी था क्या, शैली करके था, मुझे ध्यान नहीं। उसने कहा नहीं बेवकूफ़ हो क्या तुम, इसीलिए शायद इसका 76 में इसका जन्म हुआ, तो इसका नाम भी इसीलिए मनीष रखा, मीसा करके, ऐसे मीसा तो नहीं रखा, मनीष रखा। तो मतलब मेरे कहने का उस समय का काल ऐसे था। ऐसी क्या स्थिति बनेगी? कानून में देश का राज खत्म हो जाता है और जब लोग ये कहने लग जाते हैं कि आप ही भारत हैं, तो आप ही भारत हैं, यही तो इमरजेंसी थी। उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी। देश में कानून का राज है, कोई व्यक्ति का राज थोड़ा है। इसलिए कानून का राज जब खत्म कर दिया गया तो उनको लगा कि मैं फिर से राज्य को स्थापित करूँगा। देखिए, देश का प्रधानमंत्री रहा हुआ, इमरजेंसी लाने वाला, जेल के अंदर बनी हुई पार्टी, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई सिंबल नहीं, कुछ नहीं, कैसे किया? इसका मतलब पूरा देश उस समय इसके खिलाफ था, ब्लैक डे के इमरजेंसी के खिलाफ था। और पूरे देश में, उत्तर भारत में तो एक सीट नहीं आई कांग्रेस की। अगर 80 सीटें 85 सीटें उत्तर प्रदेश में, तो 85 की 85 में साफ है। उत्तर भारत से तो एक सीट नहीं गई और दक्षिण भारत में वो जीत पाए, लेकिन कांग्रेस को ऊपर उत्तर भारत से तो एक भी सीट नहीं मिली। इसलिए पूरे देश के अंदर, यानी लोग मुझसे पूछते हैं नसबंदी के बारे में क्या प्लान है। मैंने कहा आप बंदी में नहीं थे क्या? कौन बंदी से बगैर था? नसबंदी की बात छोड़िए, कौन बंदी के बगैर था? सभी तो बंदी थे, सभी तो कैदी थे। तो किसी को भी पकड़कर कैसे भी कूट लो, कैसे भी मार लो, नो, जैसे रोलर एक्ट था ना, नो अपील, नो वकील, नो दलील वाली बात थी। उस समय की ये स्थिति थी। यू डोंट एग्जिस्ट, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो यू एग्जिस्ट ओनली फॉर इंदिरा गांधी। ये देश का कांग्रेस का प्रेसिडेंट बोलता है, इंदिरा इज इंडिया इंडिया। यानी आप अगर एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो इसका मतलब है यू एग्जिस्ट ओनली फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज इंदिरा गांधी। और जिसको लोगों ने कह दिया कि यू आर नो मोर, तुम नहीं, तो राजनारायण जैसे व्यक्ति ने हरा दिया। तो ऐसा करके कांग्रेस भी खूब टूटा, बहुत बुरी तरह से टूटा। आज इल्ज़ाम किसी पर भी लगाओ कि कांग्रेस को आप तोड़ रहे हैं, ये है वॉशिंग मशीन, फलाना ढिकड़ा, सब आप सुनते हैं। टोटली नॉनसेंस है सर। कांग्रेस को तो कांग्रेस ने तोड़ा, इंदिरा गांधी ने तोड़ा। कांग्रेसर्स बना, कांग्रेस वो बना, कांग्रेस जे बना, जगजीवन राम का कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बना, माधवराव सिंधिया ने अलग पार्टी बनाया, किसने नहीं बना। ये से लेकर जेड तक लोगों की कांग्रेस बन गई। तो कांग्रेस को तो कांग्रेस ने बुरी तरह से तोड़ा। आज इल्ज़ाम किसी पर भी लगाएं आप, ये अलग बात। आपातकाल ऐसा है, माँ की सेवा करते हैं, रात भर आप चरण दबाते हैं, सवेरे फोटो छापना चाहिए आपका? इसलिए देश के उस समय के सरसंघ चालक परम पूज्य बाला साहब देवराज थे, उन्होंने एक ही बात कहा, फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाइए और क्षमा करिए। हमको जिन्होंने पीटा था निकाल के लॉकअप में से, रमेश गुलाटी मेरे साथ थे, 5-4 लोग हम लॉकअप में थे, पीटा था, वही SHO बाद में हमसे क्षमा मांगने के लिए आया। जब कमीशन बना था कि जिन पर जुल्म हुआ वो अपनी बात कहें, तो मेरे एक दोस्त को लेकर मेरे पास आए थे। तो मैंने कहा आपने अपना काम किया, हमने अपना काम किया,
आप भूल जाइए, हम कोई कुछ कहने वाले नहीं हैं। तो ऐसा करके माफ़ी मांगने वाले तब हमने जाना, लेकिन एनीवे फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली बात है। उसका क्या पुरस्कार मिलेगा, कोई आपको पेंशन मिलेगा, कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं, लोगों के हृदय में अगर आप हैं तो सब कुछ मिल जाता है। अगर लोगों के हृदय में आप नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं।